अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनको अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि जो नेचुरल डेथ्स हैं उसके मुकाबले बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या कहीं अधिक बढ़ गई है। और उसमें भी सबसे अधिक होती हैं हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश नजरिया। आज मेरे साथ बात करने के लिए वेस्ट यूपी की बहुत बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन जुड़ी हैं, डॉक्टर ममतेश गुप्ता। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो हार्ट की डिसीजेस हैं उनकी वजह से मौत आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। ये सुना कि हार्ट अटैक से मौत हुई है या कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रही है। बहुत अधिक बढ़ गए हैं हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, उनकी वजह से जो डेथ केसेस हैं। लगभग अभी डब्ल्यूएचओ ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें हार्ट की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसकी जो संख्या है वो 20.5 मिलियन बताई गई है। क्या कारण है कि जो हार्ट की डिसीजेस की वजह से डेथ होती है उसकी जो संख्या है वो इस कदर बढ़ रही है, खासकर युवाओं में अपना पैर पसार रही है हार्ट की डिसीजेस? तो सही कहा आपने मैडम। ये इसका मेन रीजन जो, वैसे तो हम जैसे बाय इंडियन हम लोगों को और देशों के मुकाबले हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस अर्ली एज में ज्यादा होता है। हम लोग को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वी एज एशियंस एंड इंडियंस। बट इतना होने के बाद भी पहले प्री कोविड कोविड से पहले इतना इंसिडेंस नहीं था। सडन कार्डियक डेथ, हार्ट अटैक्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इतना नहीं था। पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कोविड और कोविड से जो वैक्सीन है उसका हाथ है जी। इसके अलावा बाकी सब फैक्टर्स तो है ही है, मतलब जैसे हम लोग का जो खान पान है, रहन सहन है, ये सब फॉल्टी है। जो पहले कह के गए थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो आज भी ट्रू है जी। जल्दी आप सोएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये सब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। हम आपको जानने से हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन एंड वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीजेस होने जा रहा है। इनमें से शायद एक दो का तो हो भी चुका है, इतने ज्यादा पेशेंट है। हमको इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रीजंस, जैसे आपने पूछा कि हार्ट अटैक के क्या रीजंस है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ है जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे एज हो गई जी, एज मोर देन 60, पोस्ट मेनोपॉजल लेडी जिसके एक बार मासिक धर्म बंद हो गया, जेनेटिक किसी को फैमिली हिस्ट्री है, उसका तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो कहते हैं अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो जैसे आपको मैंने बताया, एज हो गई, सेक्स हो गया, मेल्स जो होते हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, और एक बार फीमेल्स को मेनोपॉज हो जाए तो फिर उनको भी होती है। जब तक उनका हार्मोनल प्रोटेक्शन रहता तब तक उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांस कम है। फैमिली हिस्ट्री हो गई, ये सब तो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि आप इंटरवीन करें तो काफी हद तक आप हार्ट की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। वो है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अगर आप इंटरवीन करें, इनमें आप प्रिकॉशन लें, तो आप हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं। स्मोकिंग एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आती बात लाइफस्टाइल में, तो लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा खाना पीना क्या है? मेरा एक बहुत ही बेसिक और सिंपल टिप है सबके लिए कि जो आपकी दादी खाती थी वो आप खाएं। आपकी दादी जो थी वो ये हर तरीके का अनाज खाती थी, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, रागी, जेई, किसी की भी रोटी बनती थी पहले तो मल्टीग्रेन रोटी खाती थी। गेहूं कम से कम खाया जाता था क्योंकि गेहूं भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज होने में, क्योंकि इसका गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जैसे ही आपने खाया उसके बाद शुगर कितनी बढ़ेगी, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो गेहूं का इंडेक्स बाकी जो ग्रेन्स है उनके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर आप मल्टीग्रेन रोटी पे स्विच करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सनसेट के बाद, जैसे जेंट्स होते हैं हमारे भाई बहन, वो सनसेट के बाद नहीं खाते,
मेजर मील तो कोई नहीं खाते, मिल्क ले लिया या फिर कोई लिक्विड मट्ठा ले लिया या फिर नारियल पानी ले लिया, ये तो करते हैं। तो हम लोग को भी, हम सनसेट से लेके डॉन तक अगर कुछ नहीं खाएंगे, हमारे गट को रेस्ट मिलेगा, हमारी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे और हम डायबिटीज होने से, हाई ब्लड प्रेशर होने से, ओबेसिटी होने से, इन सबसे बचेंगे। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट में क्लॉट्स बनने लगते हैं जो फाइनली कहीं ना कहीं हार्ट अटैक में रिजल्ट करता है। तो उसको डिटेक्ट करने का कोई इजी मेथड है? लाइक एंजियोग्राफी थोड़ा सा पेनफुल, रिस्की और टाइम टेकिंग मेथड हो गया, तो इसके अलावा कोई और मेथड है इसको डिटेक्ट करने का? हाँ बिल्कुल है। इनफेक्ट इनिशियल स्टेज में आपको एंजियोग्राफी के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले तो अगर आपको पेन हो रही है तो ईसीजी एक बहुत बड़ा टूल है। फिर इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हार्ट का कोई हिस्सा ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा क्लासिकल नहीं है हार्ट से रिलेटेड, तो ट्रेडमिल टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर एक खून में एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसे ट्रोपोनिन आई कहते हैं, उसका आप टेस्ट करिए। अगर वो बढ़ा हुआ है इसका मतलब वो हार्ट अटैक है। और इसको आप सीरियली भी कर सकते हैं, जैसे कोई चेस्ट पेन करके आया और डाउटफुल है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, अगर किसी को क्लासिकल हार्ट का पेन है, तो क्लासिकल हार्ट का पेन होता है जबड़े में होके बीच में होता हुआ बीच में जाए, इसलिए हमारे यहाँ एक ही मॉडल भी रखा हुआ है। ये मॉडल है ये दिखाने के लिए कि हार्ट का पेन कहाँ होता है। अगर बैठे बैठे अगर किसी को सीवियर हार्ट का पेन हो रहा है, जो यहाँ से आके और नीचे आ रहा है, दोनों हाथों में जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए जॉ में आ रहा है, ये टिपिकल हार्ट का पेन है। अगर ऐसा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। अगर एक बार हार्ट अटैक हुआ, देखो फिर तो कोई ब्लॉक नस है, उसको अगर आप खोलोगे तो हार्ट की मांसपेशियां बचेगी। मेन एम है कि हमारा हार्ट लंबे समय तक काम करे। तो हार्ट अटैक में अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको एंजियोग्राफी से कोई ऐसे नहीं कि हमको एंजियोग्राफी नहीं करानी। हाँ, ओवर नहीं होना चाहिए किसी चीज का कि जो मरीज आया हर किसी की एंजियोग्राफी, ऐसा नहीं है। जिसको वाकई हार्ट अटैक है, जिसकी नस बंद है, उसकी तो करनी होगी। बट बाकी जिसको क्लासिकल सिम्टम नहीं है, ये सब पेन वगैरह नहीं है, कोई कहीं कहीं पेन बता रहा है, आप उसके बाकी बहुत सारे टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, ट्रोपोनिन है, उनसे पहले कंफर्म करिए। अगर उसमें कंफर्म होता है कि हाँ हार्ट अटैक है, फिर तो एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। मगर किसी को क्लासिकल हार्ट का पेन है, बीपी फॉल कर रहा है, सीरियस हो रहा है, उसको तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है मैम, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं बिफोर, मतलब हम हार्ट अटैक होने से पहले जिन चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं ताकि हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके लिए मैं कहूंगी, देखिए हम आजकल क्या कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बीमारी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है। इसके लिए हमको जो प्रिवेंशन लेवल जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो कहाँ स्कूल एज पे लेने पड़ेंगे। हमें जो बच्चे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी ही डाइटरी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी। इम्पोर्टेंट है 9 साल के बाद ही अगर हम ये ध्यान देने लगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज नसों में पैदा होती है 12 साल की उम्र से पढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमको उससे पहले स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं 9 साल के बाद, उन सबका कोलेस्ट्रॉल चेक करें। वो अगर मोटे हो रहे हैं तो उनके खाने पे ध्यान दें। आप देखो सब बच्चे ना, ये जो पैकेट का खाना, ये चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये लोग मुझे जितने भी कंपनी वाले हैं मेरे गेस्ट हो जाएंगे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप अपने बच्चों को ये जो पैकेज फूड है ना, ये ना खिलाओ। इसको आप ध्यान से देखोगे, इसमें पॉमोलिन ऑयल लिखा होता है, इतना रिस्की होता है, वो ट्रांस फैट्स होते हैं इसमें। जितनी बार आप ये पैकेट चीर रहे हो, उतनी बार आप अपने हार्ट का या लिवर का कुछ हिस्सा चीर रहे हो। अपने बच्चों को घर का खाना, लंच का डब्बा बना के दो, घर का खाएं, खूब खेलें। एक तो ये लेवल पे हो गया। अब दूसरी चीज आती है खाने पीने पे कि क्या खाएं। मैंने बहुत सारा तो पहले भी आपको बता दिया। सबसे पहले सनसेट के बाद डॉन तक कुछ 12 से 13 घंटे की फास्टिंग, गट को अपने रेस्ट दो। और खाने में तो बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। बाहर के खाना कभी कभार
महीने में 1 या 2 बार हो गया सही है। घर का खाना प्रेफर करें, मल्टी ग्रेन खाएं, ऑयल्स जो खाएं वो बदल बदल के खाएं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाएं, रिफाइंड ना खाएं। रिफाइंड में क्या होता है, फिर वो ट्रांस होगा। रिफाइंड बनता है रिफाइनरी में जलने से, तो उसमें तो ट्रांस फैट्स इकट्ठे हो जाएंगे, रिस्की हो जाएगा, तो जो टूट जाती है सारी जो फैटी एसिड्स चेन्स है। तो रिफाइंड ऑयल इतना अच्छा नहीं होता। कोल्ड प्रेस, जैसे सरसों का तेल है वो कोलों में फिर के बनता है, तो सरसों के तेल की अपनी प्रॉब्लम्स है, उसमें एडल्ट्रेशन होता है। तो बेस्ट है कि आप किसी भी अच्छी स्मार्ट पॉइंट या बिग बाजार में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल जाएंगे, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये मिल जाएंगे। ऑलिव ऑयल की में आ रही है, ऑलिव ऑयल का प्रॉब्लम है, आप उसमें डीप फ्राई नहीं कर सकते, उसे शैलो फ्राई या गार्निशिंग में आपने सैलेड बनाया इसके ऊपर डाल सकते हैं। आपने अगर ऑलिव ऑयल को जला दिया या उसमें डीप फ्राई की तो वो भी रिस्की हो जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, E2 मिल्क, कान्हा जी माखन खाते थे, उस टाइम लोग हजारों साल जीते थे। इसका रीजन है कि जो E2 देसी गाय, भैंस का दूध अच्छा नहीं है, और ये जो जर्सी गाय, जो हाइब्रिड गाय, ये भी ठीक नहीं है। जो देसी गाय जो हरा चारा खाती है, जैसे गीर गाय, साइबल गाय, ये जो गाय है वो उनका जो मिल्क होता है उसे E2 मिल्क कहते हैं, ये अमृत होता है जी। इसके अलावा खाने में फ्रूट्स, जितने भी आप कलर्ड फ्रूट्स खाएंगे उतना आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। नट्स जी, ये बादाम, अखरोट, अंजीर, इनको इस्तेमाल करिए। सीड्स, नेचर ने बहुत कुछ दिया है, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको आप ऐसे ही कंज्यूम कीजिए। मैंने इसके लिए एक पूरा अपने हाथ से लिख के कुछ डाइटरी इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको भी दूंगी इसको, इसलिए आप फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। और राइस अगर लेना है तो राइस भी ना ब्राउन राइस खाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अल्कोहल ना लें, अगर कोई ऑलरेडी अल्कोहल ले रहा है तो जो, अगर कोई नहीं ले रहा है वो शुगर ना करे, और जो ऑलरेडी ले रहा है वो रेड वाइन पे स्विच करे, वो भी दवा की तरह पिए, दारू की तरह ना पिए। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और कम से कम हफ्ते में 5 बार आधा घंटा अच्छी एक्सरसाइज करें, मोस्ट ऑफ द डेज करें, हाफ एन आवर स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, और आप हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है हार्ट अटैक जब आता है, या कार्डियक अरेस्ट में तो खैर टाइम ही नहीं होता है किसी के पास, लेकिन हार्ट अटैक जो होता है उसका प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट कब तक, कितना लंबा चलता है, और क्या क्या उस के अंडर थ्रू जाना पड़ता है? हार्ट अटैक भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि जिसमें कि मतलब ये तो वैसे मेडिकल टर्म्स है, जिसमें कि मरीज उतना ज्यादा बीपी और पल्स के हिसाब से सीरियस नहीं होता, पेशेंट को पेन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगी, सब टीवी सीरीज को देख के लोग लेफ्ट साइड में होने वाले पेन को तो हार्ट का पेन समझते हैं, और बीच में होने वाले पेन को गैस समझते हैं। जो हार्ट का पेन होता है वो बीच में होता है, निचले ये दोनों जबड़ों से लेके गर्दन और बीच में होता हुआ, जैसे ये मॉडल है ऐसे पेन होता है, फिर हाथों में आएगा। अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, इसके साथ साथ पेशेंट का बीपी भी कम होता जा रहा है, पेशेंट स्वेट कर रहा है, इसका उसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। ऐसे में वो एक यूट्यूब में आ भी रहा है, एक पैकेट होता है जिसमें कि एक एस्पिरिन 325 mg की, 2 टैबलेट क्लोप्रोग्रिल की 75 mg की, और एक एटानोवास्टैटिन की 80 mg टैबलेट, तो इमीडिएट खा लेनी चाहिए। बट पहले तो यही डायग्नोज हो ना कि हार्ट अटैक है नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि लोग क्या करते हैं, सॉर्बिट्रेट नाम की एक गोली होती है, वो सोचते हैं वो हार्ट अटैक बचाएगी, वो चूस लेते हैं, वो इतनी खतरनाक गोली है, उससे तो उल्टा बीपी फॉल कर सकता है। उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ही ना कहे। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते कि वो ठीक थे बट उन्हें लगा कि पेन हो रहा है तो वो सॉर्बिट्रेट खाएंगे, बीपी खत्म, तो बहुत रिस्की हो जाता है। और ऐसे में ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग, जैसे पेशेंट आता है थोड़ा उसको स्टेबल करते हैं, ब्लड थिनर इंजेक्शन भी लगाते हैं, और उसके बाद क्योंकि जिसको हार्ट अटैक है प्रूवन हो गया, जैसे मैंने बताया ट्रोपोनिन टेस्ट है, कुछ कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो ऐसे पेशेंट का मतलब कोई आर्टरी बंद है, और आर्टरी के बंद होने का रिस्क क्या है, एटलीस्ट उस हिस्से को जहाँ पे वो आर्टरी बंद है उस हिस्से को खून की सप्लाई नहीं होगी ना। वो जैसे ये दिखाया है ना, ये आर्टरी अगर बंद है तो वहाँ खून की सप्लाई रुक जाएगी वहाँ की, तो उतने हिस्से की मांसपेशियां डेड होंगी,
उतना हार्ट, उतने हिस्से का हार्ट का फंक्शन जाएगा। भगवान ने हार्ट तो एक ही दिया है, बाकी हम तो दो दो हैं। किडनी दो है, लंग्स दो है, हाथ दो है, पैर दो है, आंखें दो हैं, बट हार्ट एक ही है। और हार्ट की अगर कुछ मांसपेशी चली गई तो इसमें कहते हैं हार्ट इज each and every time is very important, each second is important for treatment। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। वो आपका ब्लड थिनर, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाए मैं तो कहूँगी, और जाके ट्रीटमेंट शुरू होगा, ब्लड थिनर होगा, उसके बाद एंजियोग्राफी जांच होगी। अगर उसमें ब्लॉकेज 70% से ऊपर है और नियर, तो कोई स्टेंट की जरूरत होगी। 70% से नीचे स्टेंट की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, खाली क्लॉट होता है नस के अंदर, तो आपने ब्लड थिनर इंजेक्शन दिया, क्लॉट डिसॉल्व हो गया, ब्लॉकेज 50% है, कोई स्टेंट नहीं डलेगा। मतलब इस डर से कि हमारे स्टेंट डल जाएगा, एंजियोग्राफी ना कराएं, ये गलत है। हाँ, मगर डॉक्टर से पूछे कितना % ब्लॉक है। अगर 70-80% तक भी ब्लॉक है तो आपका दवाई पे चल सकता है। बहुत ज्यादा ब्लॉक है, मांसपेशियों को खून नहीं जा रहा, तो हमारी मांसपेशियां भी डेड होने लगेंगी, या पेशेंट को और वहीं पे तब आप स्टेंटिंग करें। तो यही ट्रीटमेंट है। अगर बहुत जगह ब्लॉकेज है, कहीं कहीं हर नस में ब्लॉक निकल रहा है, स्टेंटिंग जिसमें रिस्की हो जाएगी, तब बाईपास की सर्जरी एडवाइस की जाती है। किसी किसी की धड़कन कम होती है तो उसको पेसमेकर बताएं। अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज के इस शो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।